तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। 10 सितंबर G20 समिट का लास्ट डे था। 9 और 10 को होना था, संडे का दिन था। तो इधर दिल्ली में G20 समिट चल रहा था और दुनिया के 29 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष दिल्ली में मौजूद थे। और इसी दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर 10 सितंबर की सुबह 7 बजे एक शख्स पुलिस को फ़ोन करता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि यहाँ सड़क किनारे एक लाश पड़ी है, एक लड़की की लाश। सर पर, बाकी जिस्म पर चोट के गहरे निशान हैं। चेहरा भी ऐसा लग रहा है जैसे जलाने की कोशिश की गई है और यंग लड़की है, देख कर ही पता चल रहा है। लेकिन चेहरा पूरी तरह से जला नहीं तो हुलिया से भी लग रहा है कि ये कम से कम उत्तराखंड या देहरादून की नहीं है। अब ये जो लाश मिली थी ये रायपुर पुलिस स्टेशन के पास मिली थी, जो देहरादून का ही इलाका आता है। पुलिस की टीम फ़ोन आते ही फ़ौरन मौके पर पहुंचती है। वहाँ जाती है तो देखती है कि सड़क किनारे एक लाश पड़ी है, एक लड़की की लाश। फ़ौरन डॉग स्क्वाड, बाकी चीज़ों को बुलाया जाता, फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुँचती है। लेकिन वहाँ से और कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक टॉयलेट क्लीनर का बोतल मिलता है। बहुत सारे लोग, हम लोग जो टॉयलेट क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, उसका एम्प्टी खाली बोतल था। लड़की की लाश थी। कपड़े से और या कहीं और कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, ना कोई आईडी कार्ड जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। और हुलिया देखकर लग रहा था कि ये लड़की कम से कम यहाँ की तो है नहीं, किसी दूसरे स्टेट की है। अब शिनाख्त कैसे की जाए, कोई आईडी प्रूफ नहीं है। लड़की ने जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़ा कम से कम ये बता रहा था कि ये बिल्कुल नई ड्रेस है। एक सिंगल पीस ड्रेस थी जो उसने पहन रखा था और स्कर्ट नुमा। लेकिन कपड़ा बता रहा था कि ये बिल्कुल हाल में ख़रीदा गया। तब पुलिस के पास वो लाश, उसके जिस्म पर वो कपड़े, पास में पड़ा एक टॉयलेट क्लीनर का एम्प्टी बोतल और इसके अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ पे पुलिस की चुनौती और चैलेंज ये है कि पहले तो वो मरने वाले की शिनाख्त करे, आइडेंटिटी की कौन है वो, और फिर कातिल को ढूंढे, कत्ल की वजह पता लगाए। तो खैर अब पुलिस ने अपना काम शुरू किया। जिस जगह पर ये लाश मिली थी ये थोड़ा सा शहर से दूर था और सुनसान इलाका था। वहाँ पे आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। अब पुलिस ने कहा कि चलो इस इलाके से गुजरने, एंट्री और एग्ज़िट जो पॉइंट होता है इस रास्ते का, वहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं। तब ये जो पूरा इलाका था, कोई जाएगा तो वापस भी आएगा क्योंकि वहाँ आसपास कुछ ठहरने का है नहीं। तो पुलिस को ये मालूम था कि अच्छा कुछ लोग पिकनिक मनाने भी चले जाते हैं, सुनसान जगह है, सन्नाटा है, पहाड़ी है, जंगल है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन जो लाश मिली थी वो सुबह 7 बजे के करीब उस गांव के शख्स ने बताई थी कि ये लाश यहाँ पड़ी है। और इसका मतलब है कि ये लाश रात को ही यहाँ पर लाकर डंप की गई, फेंकी गई, रात से पहले नहीं। तो यानी कि पिछले 8, 10, 12 घंटे में, बल्कि शाम 7 बजे भी कोई इतना रिस्क नहीं लेगा। 10 बजे के बाद ही मानकर चलें, थोड़ा सा सन्नाटा होता, ट्रैफिक कम है। तो 10 से 7 यानी पिछले 9 घंटे के दौरान जो भी कातिल, उसने यहाँ लाश को ठिकाने लगाया। अब आसपास में तो सीसीटीवी कैमरा है नहीं, लेकिन इसकी जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है पुलिस ने कहा कि उसके सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं कि इस रूट से कितनी गाड़ियां गुजरी हैं कल रात 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के दरमियान। अब पुलिस ने उन तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। अलग अलग लोकेशन पे 10 सीसीटीवी कैमरे मिले। उन 10 सीसीटीवी कैमरे में इस लोकेशन पे जहाँ लाश मिली थी, गाड़ियों के जाते हुए और फिर वापस आते हुए दोनों तरफ से गाड़ियां दिखाई दे रही थी। 10 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 या 6 बजे तक, क्योंकि 7 बजे तो लाश मिल गई थी, तो 7 बजे को उजाले में भी लाश फेंकेगा नहीं। तो पुलिस ने कहा चलो 5 बजे तक चेक करते हैं। तो रात 10 से सुबह 5 बजे तक के 10 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों से अब गाड़ियों की तलाशी शुरू हुई। कुल 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान में करीब 240 गाड़ियां इस रूट पर गुजरी और उनमें से कुछ वापस
भी आई, क्योंकि आगे कोई, जैसा मैंने शुरू में कहा, कुछ ऐसा है नहीं। तो लोग घूमने गए, वापस आए, घूमने गए, पिकनिक मनाया, वापस आ गए। आगे और जाने का कोई मतलब था नहीं। तो इस रूट पे कौन सी गाड़ियां गईं और कौन सी गाड़ियां आईं, अब इसकी शिनाख्त शुरू हुई। 240 गाड़ियां थीं। अब गाड़ी गई और वापस आई, किलोमीटर और टाइमिंग इन दोनों को नापा गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ा गया कि क्या सिचुएशन है। तो पता चला कि 240 जो गाड़ियां थीं वो गईं और अपने तय वक्त पर सब आ गईं, और उन गाड़ियों में ऐसी कोई बात नहीं थी जिस पे कुछ शक हो, क्योंकि उन गाड़ियों में फैमिली के लोग बैठे हुए थे, कुछ बस थी जिसमें पैसेंजर थे। तो धीरे धीरे उन गाड़ियों की जो 240 गाड़ियाँ थी, अब उनको शॉर्टलिस्ट करना उसमें से भी शुरू किया गया। तो उन 240 गाड़ियों में से अब 18 गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट हुई। जो 18 गाड़ियाँ कहीं ना कहीं शक पैदा कर रही थी कि ये रात को गई। उन गाड़ियों के रिटर्न का टाइम जो है वो बड़ा स्लो आ रही है। तो ये क्यों, जबकि उनको वक्त, अगर सपोज 20 मिनट में ये इतने से इतने किलोमीटर तक आप पूरा कर सकते हैं, तो कोई 30, कोई 40, कोई 50 मिनट में क्यों पूरा कर रहा है। तो देरी की वजह से, स्लो स्पीड की वजह से 18 गाड़ियों की एक लिस्ट बनाई गई उन 240 में से कि इन पे कुछ शक है। अब इधर ये सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं, 240 से 18 पर आ गए। उधर पुलिस की एक दूसरी टीम लगी हुई है। पुलिस की एक टीम लगी हुई है। उस लड़की ने जो ड्रेस पहनी हुई थी, उस ड्रेस को देखकर लग रहा था कि नया, तो उसी ड्रेस में एक बारकोड लगा हुआ था, कपड़े के नीचे होता है कई बार, और वो नया बिल्कुल ड्रेस था। तो पुलिस ने कहा कि इस बारकोड के जरिए ये पता किया जा सकता है कि ड्रेस कहाँ से खरीदी गई। जो ड्रेस था, जूडियो ब्रांड का ये ड्रेस था। जब बारकोड निकाला गया तो पता चला कि एक तो जूडियो ब्रांड, पहले ये हुआ कि देहरादून में 2 ही ऐसे स्टोर हैं जहाँ पर ये ब्रांड के कपड़े बिक रहे हैं। अब इसके बाद बारकोड से पता चला कि देहरादून के किस शॉप से खरीदी गई। अब पुलिस की एक टीम फ़ौरन देहरादून के उस शॉप में पहुंचती है जहां से ड्रेस खरीदी गई। बारकोड दिखाया जाता है, बताता है कि हाँ हमारा ही है। बट 8 ऐसे अलग अलग ड्रेस पिछले 1 हफ्ते में खरीदे और बेचे गए थे, मतलब बेचे गए थे। अब उन 8 में कौन, तो पुलिस ने कहा कि चलो जो 8 खरीदे गए, कब कब बिके, बिल है तो उसमें टाइमिंग और डेट भी है। तो उन टाइमिंग और डेट के हिसाब से उस शॉप के इर्द गिर्द की जो सीसीटीवी कैमरे हैं, अब उसको देखते हैं ताकि ये पता चला कौन कौन खरीदार था। क्योंकि 8 खरीदार कौन कहाँ, उससे अच्छा है ये कि पहले ये पता कर लेते हैं। अब पुलिस ने उस शॉप के उन 8 जो ड्रेस खरीदे थे, इस जूडियो ब्रांड के कपड़े, जो जिसका कत्ल हुआ उसने पहने हुए थे, उसकी रसीद देखकर उस वक्त और डेट के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया कि शॉप के इर्द गिर्द जो भी कैमरे थे, कौन कौन आया खरीदने के लिए। धीरे धीरे जब चेक किया तो देखा कि एक लड़की जिसकी लाश मिली थी, उसकी शक्ल हूबहू मिलती है, लगभग उसी हुलिये की इस शॉप में आ रही है, और इस शॉप में आ रही है और उसके साथ एक और शख्स। अब पुलिस ने देखा कि अच्छा इसके साथ एक बंदा भी है। दोनों आते हैं, बाहर निकलते हैं। अब एक दूसरे कैमरे से पता चलता है कि जब बाहर निकलते हैं तो एक गाड़ी में बैठते हैं, और ये एक SUV गाड़ी थी और उस पर आर्मी लिखा हुआ था। अब ये दूसरा क्लू मिला। अब पुलिस ने कहा कि ये लड़की के साथ ये शख्स यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आया है, इसकी गाड़ी भी एक कैमरे में कैद है, उस पर आर्मी है और ये SUV है। क्या 240 गाड़ियों को जो हमने शुरू में देखा और उसमें से 18 गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया शक की बिना पर, उन 18 गाड़ियों में ये SUV है या नहीं जिसके ऊपर आर्मी लिखा हुआ है। अब दोबारा उन 18 गाड़ियों से इस शोरूम के बाहर जिस गाड़ी में ये लड़की और वो बंदा कैप्चर हुआ था, उन दोनों को मिलान कराया गया। पता चला कि जो 18 गाड़ियां जिनके ऊपर डाउट था, उनमें से एक वही गाड़ी है जो इस शोरूम के बाहर गाड़ी दिखाई दी है, जो SUV जिस पर आर्मी लिखा है। अब पुलिस का थोड़ा बहुत ये हुआ कि कन्फ्यूज़न दूर हुआ। अब उन्होंने उन 18 में से 17 गाड़ियों को साइड कर दिया और 18वीं गाड़ी यानी जिस पर आर्मी लिखी हुई थी उसी के ऊपर फोकस किया। अब देखा कि ये गाड़ी वारदात वाली रात यानी कि सैटरडे को 10 बजे से 5 बजे के दरमियान इसका रूट क्या था, सीसीटीवी कैमरे में ऑलरेडी था। तो उन्होंने देखा कि जिस जगह पे लाश मिली है उस रूट पर यह गाड़ी एंट्री लेती है रात को, लेकिन जब एग्जिट लेती है
तो बाकी जो 240 गाड़ियाँ थी जब वो आई तो उसमें से कुछ 2, 4, 5 मिनट का फासला था, क्योंकि ट्रैफिक हैवी नहीं है। तो आमतौर पर 30, 40 या 50 पहाड़ी इलाका है, उस स्पीड में आप नॉर्मल आएंगे तो आप एक ख़ास इतने मिनट में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन पुलिस ने पाया कि ये जो SUV गाड़ी थी जिस पर आर्मी लिखा हुआ था, ये एंट्री जब उस रूट पर लेती है और जब एग्ज़िट होती है बाहर, तो बाकी गाड़ियों के मुकाबले 42 मिनट इसने एक्स्ट्रा टाइम लिया, 42 मिनट्स। अब उस रास्ते में जैसा मैंने कहा कि कोई कैफ़े शॉप नहीं, कोई बार नहीं, कोई होटल नहीं, और बाकी गाड़ियाँ 2, 4, 5 मिनट आगे पीछे हैं। लेकिन ये इकलौती गाड़ी थी उस रात जिसने 42 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम लिया अंदर जाने के बाद वापस आने में। तो अब दो चीज़, एक शोरूम के बाहर यही गाड़ी, दूसरा जहाँ पे लाश मिली उस जगह पे भी इस गाड़ी का गुजरना और 42 मिनट लेट आना, दो डाउट क्रिएट हो गए। अब लेकिन पुलिस ने कहा कि ज़रा पता करें क्योंकि आर्मी लिखा हुआ है। तो पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू पता किया कि ये गाड़ी किसके नाम है। तो पता चला ये गाड़ी जो है ये रामेंदु उपाध्याय नाम के एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। और उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में आप अगर चेक करते हैं, आजकल बड़ा नॉर्मल है, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी था जिसने गाड़ी खरीदी, क्योंकि आपको अपना फ़ोन नंबर भी देना पड़ता है। तो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पेपर पर एक तो पहली चीज़ ये पता चला कि रामेंद्र श्रीवास्तव का इस पे नाम है, उनकी गाड़ी है, उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, और दूसरा एक फ़ोन नंबर था। अब पुलिस ने उस फ़ोन पे कॉल किया, मोबाइल स्विच ऑफ, लगातार करती रही, लेकिन अब ये पता चल गया था कि ये गाड़ी किसकी है, लेकिन मामला आर्मी का था। अब पुलिस ने जब अपनी तरफ से पता किया तो मालूम हुआ कि ये रामेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त देहरादून में ही पोस्टेड है और लेफ्टिनेंट कर्नल है। अब एक आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल जैसे रैंक के अफसर को सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़की के साथ शोरूम में कपड़े खरीदने गया और इसलिए कि उस रात जहां लाश मिली वहां से इसकी गाड़ी गुजरी और 42 मिनट लेट आया, इस बिहाफ पे आप नहीं पकड़ सकते। मामला आर्मी का है। तो पुलिस ने भी फूंक फूंक कर कदम रखा। सीनियर अफसरों ने कहा भैया और सबूत जुटाओ, ये 2 सबूत काफ़ी नहीं है। अब पुलिस की टीम ने कहा चलो ठीक है, नाम तो पता ही चल गया था, पता भी मिल चुका था कहाँ रहते हैं। अब उनका दूसरा मोबाइल नंबर, पुलिस ने उस नंबर को हासिल किया। एक नंबर जो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पे लिखा हुआ था वो तो स्विच ऑफ था, दूसरा नंबर एक और था उनका। अब वो नंबर पुलिस ने हासिल किया और उस नंबर के CDR निकाले, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले, और ये देखा कि 9 सितंबर और 10 सितंबर की रात इनका लोकेशन कहाँ था। कॉल डिटेल निकाला कि जिस दिन ये लड़की जो उस दिन शॉपिंग कर रही थी और वही गाड़ी दिखी थी, उस वक्त इनका लोकेशन कहाँ था। तो पता चला कि उसी शोरूम के बाहर इनका लोकेशन था। वो गाड़ी जो कैप्चर हुई थी, इसका मतलब है ये वही चला रहे थे। 9 सितंबर का जब लोकेशन चेक किया गया तो पता चला कि ये उसी रायपुर इलाके में मौजूद थे जिस इलाके में लड़की की लाश मिली है, और ये रात गए और सुबह आए। अब ये तीसरी चीज़ थी, और ये चूँकि एक साइंटिफिक एविडेंस था, एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कि आपकी मौजूदगी भी वहीं पर थी जहाँ पर ये लाश मिली थी। तो अब गाड़ी का CCTV कैमरे में कैप्चर होना, गाड़ी का 42 मिनट लेट आना, और वो गाड़ी मौके की जहाँ पे वारदात हुई है वहाँ पर जाना, और ख़ुद लेफ्टिनेंट कर्नल का मौका या वारदात पर मौजूदगी मोबाइल के थ्रू दिखाना, इतने सबूत काफ़ी थे। लेकिन फिर भी पुलिस ने कहा कि फूंक कर कदम रखते हैं। अब पुलिस पहुंच गई लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के घर जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम यूँ ही एक तफ्तीश के लिए आए। सबसे पहले पुलिस ने कहा कि हम आपकी गाड़ी की चेकिंग करना चाहते हैं। अब उस SUV गाड़ी की तलाशी ली गई। इत्तेफाक से उसमें या तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे, अब भी खून के छींटे कुछ मौजूद थे। अब खून के जब छींटे मिले, पुलिस को अब पूरी तरह से यकीन हो गया। इसी के बाद उन्होंने कहा आपसे कुछ पूछताछ करनी है और थाने चलिए। अब वहाँ थाने ले जाया गया। करीब आधा 1 घंटा गुजरा होगा मुश्किल से। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने बोलना शुरू कर दिया और 1 घंटे बाद लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की गिरफ्तारी ऑफिशियल हो गई। उन्हें बताया गया कि आपको एक मर्डर केस में IPC सेक्शन 302 के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। अब वो गिरफ्तार हो गए। फ़ौरन आर्मी को खबर दी गई। आर्मी वालों को देहरादून के जो SSP हैं उन्होंने भी पूरी रिपोर्ट दी कि भाई हम आपके लेफ्टिनेंट कर्नल को क्यों लाए, ये बताना बड़ा ज़रूरी होता है।
तो उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई। जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो पूरी कहानी ये थी, जो देहरादून पुलिस ने निकाली, वो ये जनवरी 2020 में 2020 में जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे रामेंद्र उपाध्याय, ये सिल्लीगुड़ी में पोस्टेड थे वेस्ट बंगाल में, और वहीं पर थे ये, शादीशुदा हैं, एक 2 साल का इनका बच्चा है। तो जब सिल्लीगुड़ी में पोस्टेड थे तो एक रात ये किसी डांस बार में गए। वहाँ इन्होंने पहली बार देखा श्रेया शर्मा को, जिसका असली नाम सुमित्रा है, उम्र 25 साल है, और ये नेपाल के तानहू डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। नौकरी की तलाश में भारत आई और उसी सिल्लीगुड़ी में एक डांस बार में इसे जॉब मिल गई, तो ये वहाँ पे डांस भी क्या करती। तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब उसी बार में गए वहाँ उन्हें श्रेया दिखाई दी, श्रेया उन्हें पसंद आ गई, फिर बातचीत का सिलसिला हुआ, फिर दोनों में दोस्ती हो गई, और इसके बाद दोस्ती प्यार में बदल गई। अब मिलना जुलना शुरू हो गया, और एक तरह से उस वक्त जब ये वहाँ थे तब इनकी वाइफ और फैमिली, ये यूपी के रहने वाले हैं, इस तरफ थी, तो सिल्लीगुड़ी में वो अकेले थे। अब उतने वक्त तक ये एक तरह से लिव इन में रहने लगे श्रेया के साथ। धीरे धीरे वक्त बीता, फिर एक दिन लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का तबादला या ट्रांसफ़र देहरादून हो गया। अब वो देहरादून चले आए, क्लेमेंट टाउन, यहाँ पे ये पोस्टिंग इनको मिल गई। अब यहाँ आए तो इनकी वाइफ और बेटा इनके साथ अब यहीं रहने लगे, लेकिन इन्हें श्रेया की याद आई। इन्होंने श्रेया को उसी जगह वहाँ से सिल्लीगुड़ी से वापस देहरादून बुलाया। देहरादून बुलाने के बाद एक फ्लैट किराए पर लिया और उसे कहा कि तुम यहीं रहो मेरे करीब। अब ये उन्होंने रख तो दिया, उसके बाद घूमना फिरना सब कुछ चलता रहा। इत्तेफाक से एक ही शहर में एक ही जगह, और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का बार बार गायब होना घर से बीवी को डाउट हुआ, और फिर बीवी को एक दिन हकीकत पता चल गई कि इनकी ज़िंदगी में एक और है, और फिर उन्हें पूरी कहानी सिल्लीगुड़ी से लेकर यहाँ तक की पता चल गई। अब झगड़ा शुरू हुआ। एक दिन वाइफ श्रेया के पास पहुँच गए, अब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े के बाद वो लौट आई। अब श्रेया जो है, चूँकि घर में ये राज खुल चुका था, उसने लेफ्टिनेंट कर्नल पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अब आप मुझसे शादी करो, और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने उससे वादा किया था। अब वो परेशान होने लगे, इधर बीवी को सब कुछ पता है, उधर वो शादी के लिए दबाव डाल रही है। अब वो कह रहे हैं कि क्या करूं। सैटरडे यानी कि 9 सितंबर को, इसी जिस दिन G20 शुरू हुआ था इत्तेफाक से, उसी दिन शाम को ये श्रेया को बुलाते हैं, उसके बल्कि बुलाते क्या, उसके जहाँ पे किराए पे रखा था उस फ्लैट से उसको अपने साथ ले जाते हैं। राजपुर रोड देहरादून का एक बहुत मशहूर इलाका है, उस राजपुर रोड के एक बार में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जानबूझकर श्रेया को ज़्यादा शराब पिलाते हैं ताकि वो नशे में आ जाए, और ख़ुद कम पीते हैं। इसके बाद जब लगा कि ठीक ठाक उसको नशा हो गया, फिर उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और कहते हैं चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। फिर लॉन्ग ड्राइव पर रायपुर की तरफ सुनसान जगह पर ले जाते हैं। एक सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद रात के करीब 11 बज रहे होंगे, जब इन्होंने देखा आसपास कोई नहीं है, गाड़ी सड़क के किनारे रोकी, और अपनी गाड़ी में ही एक अपने साथ हैमर यानी हथौड़ा लेकर आए थे। उसके बाद हथौड़ा निकाला, वो नशे में थी आधी, पीछे से अचानक उसके सर पर हथौड़े से वार किया। शायद पहला हथौड़ा ही काम कर गया, लेकिन उसके बावजूद और भी उसके सर पे मारा, इतनी ज़ोर से कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर जब उन्हें लगा कि अब ये ज़िंदा नहीं है, लाश को बाहर निकाली, सड़क के किनारे रखी। अपने साथ वो टॉयलेट क्लीनर लेकर आए थे जिसमें एसिड होता है। अब उन्होंने उस टॉयलेट क्लीनर को श्रेया के चेहरे पर डालना शुरू किया ताकि उसका चेहरा पहचाने जाने लायक न रह पाए। जब उन्हें लगा एक तो अंधेरा भी कि अब ये काम हो गया, फिर उन्होंने पानी से वहीं पर हथौड़ा वथौड़ा साफ़ किया, उसे फेंका, और जो भी गाड़ी को साफ़ कर सकते थे वो किया, और वापस अपने घर लौट आए। आकर पार्किंग में गाड़ी लगाई और सो गए, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन आज के दौर में CCTV कैमरा, मोबाइल का CDR, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी सारी प्लानिंग की ऐसी की तैसी कर देते हैं। और लेफ्टिनेंट कर्नल जैसे पद पर रहने वाले शख्स को ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए थी। लेकिन वही कहते हैं, जब आदमी क्राइम करता है
तो फिर वो हर तरफ से अंधा हो जाता है और शायद उसे लगता ही नहीं है कि उसे लगता है कि हमने इतना फुल प्रूफ प्लान किया है कि कोई हमें पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन आखिर में वो पकड़े गए। फिलहाल उनको जुडिशियल कस्टडी में पुलिस ने पूछताछ करने के बाद चूंकि अपना जुर्म कबूल कर लिया, बाकी सारे कड़ियाँ जुड़ गई, इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मिल चुके हैं, तो उनको जेल भेज दिया गया है। उधर उनके जेल भेजने के बाद सारी कहानी आर्मी को, इंडियन आर्मी को बताई गई लेफ्टिनेंट कर्नल के बारे में। इंडियन आर्मी की तरफ से उनके प्रवक्ता जो PRO हैं उनका स्टेटमेंट आया कि हम देहरादून पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, वो हमें सारी डिटेल दे रहे हैं, जैसे ही वो पूरी चार्जशीट के साथ सारे सबूत और डॉक्यूमेंट्स हमें दे देंगे हम लेफ्टिनेंट कर्नल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये एक पुलिस मैटर है, एक क्राइम का मैटर है। तो आर्मी ने भी अब कार्रवाई शुरू कर दी है और उधर लेफ्टिनेंट कर्नल जेल जा ही चुके हैं। और अगर ये मर्डर देहरादून पुलिस सब कुछ प्रूफ कर देती है तो कम से कम मिनिमम उम्र कैद तो है ही है। तो ये थी आज की कहानी। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अर्चित दीक्षित, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अर्चित। और ये अमित दीक्षित उनके बेटे हैं, बल्कि इनका कल था 13 को, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और थैंक यू सो मच अमित जी इस प्यार भरे मेल के लिए। हरीश रेबर, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हरीश। और ये कविता जी ने भेजा उदयपुर से। साजन चावला का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे साजन साहब। श्रेया सोनी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे श्रेया। और ये अभय सोनी ने भेजा है बलिया से। विक्रमजीत सिंह का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विक्रमजीत जी। और ये विशाल सिसोदिया ने भेजा है, थैंक यू सो मच विशाल भाई। फरीद आलम का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे फरीद। और ये सकलैन ताहिर ने भेजा है। पंकज यादव, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पंकज। और होरिल यादव ने भेजा है। साथ ही कपिल सिकेरिया, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कपिल। और ध्रुव ढांगी ने भेजा है। GD खुशवाहा साहब, इन्होंने लिखा है कि मेरा पहला मेल है, एंड थैंक यू सो मच कुशवाहा साहब, आपने जो भी लिखा है इस प्यार भरे मेल में, तो थैंक यू GD कुशवाहा जी। इसके अलावा कदम कुंडा, आज की जो कहानी थी इन्होंने फरमाइश की थी, यही देहरादून बार डांसर एंड आपके लेफ्टिनेंट कर्नल वाली। सूरज कुमार ने लिखा है कि जो नेहा केस कल मैंने सुनाया था आपको, क्या अगर वो रीओपन होता है तो चीज़ें बदल सकती हैं? और क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ कि किसी केस को की क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर दी गई और बाद में उसका फैसला हुआ और फिर सज़ाएं हुई? बिल्कुल हुआ है सूरज जी। और नेहा का केस अगर रीओपन होता है और सबूत मिलते हैं तो हो सकता है नई चीज़ें सामने आ जाए। और पास्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसको पुलिस ने केस बंद कर दिया, बरसों बीत गए, फिर अचानक छम सा वो केस खुल गया और सब कुछ सामने भी आई। ऐसी कुछ कहानियाँ मैं आपको जल्दी सुनाता भी हूँ। अभिषेक तिवारी लखीमपुर खीरी से हैं, थैंक यू सो मच अभिषेक जी। ये मर्चेंट नेवी हैं अभिषेक, और अभी घर पे आए हुए थे तो लगातार कहानियाँ सुनते हैं। उन्होंने बड़ा मार्मिक मेल लिखा है कि अब ये 2-3 दिनों में वापस जा रहे हैं ड्यूटी पर, तो अब ये समंदर की लहरों के बीच में होंगे, वहाँ नेट बड़ा स्लो होता है, काम करता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपकी कहानी 9 महीने बाद आकर सुनूंगा, जितना डाउनलोड कर चुका उतना सुनूंगा, बाकी 9 महीने के बाद। तो कोई बात नहीं, आप अच्छे रहें और अपना ख्याल रखिएगा इन 9 महीने के दौरान, और जब आप वापस आएँ तो पक्का आपसे मुलाकात भी होगी। तो थैंक यू सो मच अभिषेक जी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।